अभी नासिर साहब जो है ना वो बात करेंगे कि मैं शाम को गया। ये मैं चुप हूँ, तो अभी नासिर साहब भी चुप थे, लेकिन उनकी जो खामोशी थी ना वो बोलती है। मेरे ख्याल में जो आप बात कह रहे हैं ना कि उर्दू का इस्तेमाल बहुत उसमें खूबसूरत था, वो रिजवान मेरे ख्याल में वो जिस तरह मैं उसको ले रहा हूँ वो ये ले रहा हूँ कि उर्दू या उसमें जो डायलॉग थी ना वो जुबान थी जो आप और मैं बोलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे जो आप जो आखिर में वो जो डायलॉग का जिक्र कर रहे हैं, मैं अभी देखूंगा दोबारा, आज ही देखूंगा, और जैसे आप कह रहे हैं कि वो सिंप्लिसिटी थी उसके अंदर, एक ऐसी चीज थी क्योंकि आप रिलेट उन चीज से करते हैं ना, उन चीजों से करते हैं जो आपके करीब हो, और करीब आपके वो होती हैं जो आप खुद करते हो या आसपास देखते हो। तन्हाइयां के अंदर और भी बहुत सारे ड्रामों के अंदर जब हम बचपन में थे तो वहां पे आपने कभी डाइजेस्ट पढ़े हैं बचपन में? डाइजेस्ट में नहीं, उरूज, खवातीन डाइजेस्ट, इस किस्म के जिसके अंदर लंबे लंबे अफसाने और छोटी छोटी कहानी, मैं वो बचपन में बहुत पढ़े। ड्रामा देखने में जो उसका स्क्रीन प्ले और जिसके डायलॉग्स वो, और एक डाइजेस्ट के अंदर जिस तरह डायलॉग्स या दो लोगों की जो कॉन्वर्सेशन लिखी होती थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी। ये आप पढ़ रहे हो, वो आप सुन रहे हो। अगर यही चीज आप सुनोगे तो आपको अच्छी नहीं लगेगी बिकॉज दिस इज रिटन। मुझे अगेन बिकॉज वही ड्रामा हमने देखा अभी रिसेंटली, मुझे इसके डायलॉग, लोग बहुत कहते हैं कि बहुत जबरदस्त डायलॉग है उसके, मुझे उसके डायलॉग्स लिखे हुए शायद अच्छे लगे पढ़ने में, सुनने में मुझे बहुत कोफ्त हो रही थी, मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे इसके डायलॉग। इट वाज जस्ट लाइक एज इफ यू नो एक्टर्स ब्रिलियंट, उसके एक्टर्स हैं बहुत महान सारे एक्टर्स, हमायूं सईद और तान सिद्दीकी और माजर चाहता हूँ उन खातून का मुझे नाम नहीं आता, लेकिन मंझे हुए अदाकार हैं सारे के सारे, लेकिन और वो उनको मेरा ख्याल में कुछ भी दे दें आप तो उसको बहुत कन्विंसिंग वो कर ही देंगे। लेकिन अब थम गई हो तो, अरे अब ठहर गई हो तो थम भी जाओ, ये आप नहीं बोलते ऐसी चीज। आई मीन आई डोंट रिलेट टू दैट, और मुझे वो चीज अच्छी लगती है जिससे मैं रिलेट कर सकूं। इंडियन सिनेमा जो आज का सिनेमा है, न्यू एज सिनेमा, पिछले 3 4 5 साल में जिस तरह वो चेंज हुआ है, वो क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि उसके अंदर वो एक एलिमेंट ऑफ लिखे गए डायलॉग्स और बोले गए डायलॉग्स वो खत्म हो गया। मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि आजकल की जो कुछ फिल्में, हर किसी की बात नहीं कर रहा, मुझे ये नहीं समझ आती वो लिखते कैसे होंगे इसको, क्योंकि ये चीज लिखी तो जा सकती ही नहीं जो ये बोल रहे हैं। अच्छा, आपने बात की अभी इंडियन सिनेमा की, और मैंने जो एक अभी रिसेंटली चीज ऑब्जर्व की है इंडियन सिनेमा में, वो ये कि रियलिटी से करीब तर होता चला जा रहा है, जहां तक जो चीजें मैं देख रहा हूँ। खास तौर पे मैंने अभी नेटफ्लिक्स में एक सीरीज देखी थी सेक्रेड गेम्स के नाम से। अब मुझे नहीं पता आपने उसको देखा या नहीं देखा, लेकिन इट्स बिंज वर्दी ड्रामा, और उसके बिल्कुल उसके अंदर जो कैरेक्टराइजेशन हुई है और कैरेक्टर्स ने जिस तरह से लैंग्वेज बोली है वो एक डेली लैंग्वेज है। तो मैं समझता हूँ कि उसका स्क्रीन प्ले बड़ा अच्छा रहेगा, और फिर अगर आप उसको मजीद ब्रॉड करें ना उसी कॉन्सेप्ट को, तो अच्छी मेन स्ट्रीम फिल्म्स जो अब हिट होने शुरू हो गई हैं, उनके अंदर कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, कॉमन डेली लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। स्टोरी लाइन सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक्सिक्यूशन जो है वो सिंपल लैंग्वेज से और सिंपल इंस्टेंसेस से है। आई थिंक आज के डायरेक्टर्स का हमारे जैसे ऑडियंस के लिए ये रेलेवेंस क्रिएट करना एक नया चैलेंज है। रियल का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा शॉक वैल्यू किस्म की गालियां उसके अंदर शामिल करनी है। गालियों के बगैर भी आप एक गली का गुंडा दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। यानी कि ठीक है आपने बीच में कोई एक किस्त के अंदर आपने 1 2 गालियां दिलवा दी ताकि वो बहुत अच्छा लगे, लेकिन एक एक जुमले के अंदर 10 10 गालियां सुन के वो लगता है कि दे आर ट्राइंग टू हार्ड टू बी दैट रियल थिंग। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। तो आपकी मैं दो बातों से तो मुत्तफिक हो गया कि रेलेवेंस जो है वो आप बगैर डेकोरेटिव और फ्लावरी लैंग्वेज के भी शो कर सकते हैं।
यकीनन। और ये आप यही बात पहले आप खुद कह रहे थे ना कि वो जो आप तन्हाइयां की ड्रामे की जो लैंग्वेज थी, या धूप किनारे हो गया या खलीज आप सुन रहे हैं, ये सब बड़े लिखे हुए ड्रामे थे, लेकिन उसके अंदर आपको लगता था कि ये डाइजेस्ट की कहानी नहीं है, ये आप बोल भी सकते हैं। एक वो, और दूसरी बात ये कि अगेन यू डोंट हैव टू बी फाउल टू बी रेलेवेंट, एंड यू डोंट हैव टू बी वल्गर टू मेक इट रियल। यू कैन डू द सेम। और हाँ, मैं मानता हूँ इसको थोड़ा बहुत डाले, लेकिन बहुत ज्यादा। चांद ग्रहण में जो वही चीज डायलॉग के ऊपर बात करें, कहते हैं पहला, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक कामिल या मुकम्मल अटेम्प्ट थी फ्यूडल सिस्टम को अनकवर करने की। इससे पहले वारिस में वो चीज की जा चुकी थी, और स्निपेट्स में मुख्तलिफ ड्रामों में। अच्छा, कल मुझे तो मैं उसने इसका एक डायलॉग देख रहा था, मुझे नहीं याद आपको याद हो, उसके कुछ शफी मोहम्मद साहब के कुछ बहुत ही रिकग्नाइज्ड डायलॉग्स हैं उसके, जो पहली किस्त में ही है उसके। तो एक सीन में आपको चाह रहा हूँ कि आप रिमेम्बर करें कि वो पहले किस्त में होता है कि इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि शफी मोहम्मद साईं जो हैं, बड़े साईं जो हैं, वो इलेक्शन हार रहे हैं, ठीक है। और वो वही बात जो रेलेवेंस है ना, कैरेक्टर रेलेवेंस, वो किस तरह से दिखाई है। तो उसमें वो जिस तरह से अपने नौकरों से कहता है कि मैं जा रहा हूँ सोने, मेरी दवाइयाँ पहुँचा दो, मेरे कमरे का फ्रिज खराब है, बर्फ पहुँचा दो। तो मुझे काफ़ी, मैं उसमें महज़ूज़ हो गया, मैं एब्ज़ॉर्ब हो गया उस सीन के अंदर, जबकि सीन की वाक़ई कोई रेलेवेंस नहीं थी। सिर्फ़ ये रेलेवेंस थी कि मैं इलेक्शन हार चुका हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, ये सामान मेरे कमरे में पहुँचा दो। उसके बाद उसका बेटा आता है जानियाल शाह अगले मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट टेबल पे, कहता है हम इलेक्शन कैसे हार गए, और वो बड़ी एक टिपिकल एक्टिंग कर रहा है, ऑलमोस्ट फ़िल्मी एक्टिंग लग रही है। उसके पहले-पहले रोल थे, जबकि उसको बहुत सराहा गया है उसमें, लेकिन उसकी एक्टिंग कुछ फ़िल्मी से लगी। इसको कहते हैं, इस चीज को कहते हैं कि शफी मोहम्मद शाह साहब उस दानियाल को खा गए। हाँ, मेरा ख्याल से जानियाल को, हाँ। तो वो जिस तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि बाबा साईं हम क्यों हार गए? क्या वजह है? ये लोग हमारी टुकड़ों पे पलते हैं। तो कहता है कि जानियाल शाह, अब सियासत को दौलत का तड़का लग गया है। बड़ा जायका है इसमें। 12 मसाले की चाट जब तक तैयार ना हो, तब तक सियासत होती नहीं है। जिस तरह से उस आदमी ने उस डायलॉग को बोला है, मेरे ख्याल से वो एक उस कॉन्वर्सेशन का फुल स्टॉप लगता है। उसके बाद मेरे ख्याल से किसी एक्टर की इतनी हिम्मत लगती नहीं कि उसको कुछ डिस्कशन को ज्यादा एलैबोरेट कर सकें। तो वो सिंप्लिसिटी ऑफ डायलॉग, अब ये कोई गहरा डायलॉग नहीं है, कोई डीप डायलॉग नहीं है, लेकिन वो सिंप्लिसिटी डायलॉग की, वो रेलेवेंस सीन की, जबकि म्यूजिक भी उसमें अच्छा नहीं था, बहुत ही परकशनिस्ट से, बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक सा म्यूजिक बैकग्राउंड में था, जबकि एक एक्टर ने ओवरकम किया डिफिशिएंसीज को म्यूजिक की। क्या बात। और जो आपने कहा कि एक इमोशनल, हाइटेंड इमोशन को अपने अपने कैरेक्टर से उसने पुर कर दिया यार। क्या बात। और शफी मोहम्मद शाह साहब का एक जो है ना खूबसूरत, कुछ अदाकार ऐसे हैं जो कि बहुत महान हैं, तौकीर नासिर और आजकल के जमाने में हुमायूं सईद। इनकी आवाज में, इनकी डिलीवरी में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, इनकी टोन एक होती है। आप आज दोबारा देखिएगा वो शो चांद ग्रहण, शफी मोहम्मद साहब एक की तरह बोल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह बोल रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें और तौकीर नासिर साहब के पॉजेस वो बात करते थे। ये तौकीर नासिर साहब जो है ना, वो बात करेंगे कि मैं शाम को गया, ये मैं चुप हूं। तौकीर नासिर साहब भी चुप थे, लेकिन उनकी जो खामोशी थी ना, वो बोलती है। उनके पॉजेस बड़े मशहूर हैं। अब वो बंदा खुद इमेजिन कर रहा है कि वो शाम को कहां। एग्जैक्टली। और फिर थोड़ी बात उसी टोन में वो बाकी बात कर देते हैं और कमाल बात कर देते हैं। इसी तरह शफी मोहम्मद शाह साहब भी जो हैं, उनका आंखों का बहुत इस्तेमाल था, जो कि नुमान एजाज साहब बहुत करते हैं इस्तेमाल अपनी आंखों का, और बहुत कमाल करते हैं। शफी मोहम्मद शाह साहब की जो इंटेंसिटी होती थी ना, वो उनकी आवाज के ऊपर और नीचे जाने से नहीं होती थी मेरे ख्याल में। ये सिर्फ मेरी वो है क्या कहते हैं, परसेप्शन है। वो उनकी आंखों से होती थी, उनकी इंटेंसिटी जो है वो उनकी आंखों से ऐसी होती थी। और हमारे से भी ये करते हैं। तो बहुत ज्यादा गहरा इफेक्ट है इन सब चीजों का हमारे बचपन में। हमारे कार्टून होते हैं ना, कार्टून रिजवान,
बचपन में कार्टून जो है हमने तो बहुत कम कार्टून देखे हैं क्योंकि आते ही नहीं थे। बहुत कार्टून होते थे शाम को, वही आधे घंटे के लिए कार्टून होते थे। कार्टून का कहते हैं बच्चों की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हाथ होता है, क्योंकि कार्टून एक ऐसी चीज होती है जिसको देख के बच्चे इमोशन सीख सकते हैं या सीखते हैं। अदरवाइज कहाँ पे ऐसे होता है कि कोई खुशी से पागल हो गया। असल जिंदगी में तो कोई ऐसे नहीं होता बच्चे के आसपास, या किसी ने बहुत कोई धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया या डर गया तो चीखें मारना शुरू। तो ये सब चीजें बच्चे कार्टून से बहुत बहुत गहरे तरीके से सीखते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस जिस जमाने में जिस टाइम में हम लोग बड़े हुए हैं उसमें कार्टून तो हमने इतने नहीं देखा। बाद में हो गया था कि अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही थी मेरे जहन में, मैं बताता हूँ आपको पहले से बात से मुंसलिक है। हमने ड्रामे बहुत देखे, तो इन ड्रामों से हमने इमोशंस बहुत सीखे, और उन इमोशंस में शफी मोहम्मद शाह साहब का वो जो आंखों को इस तरह करके देखना था, वो आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब सी, जिसको कहते हैं ना, मेरा वो थोड़ा सा हिल जाता है कि यार नहीं, ये तो खतरनाक सी बात होने वाली है। तो इसलिए अपार्ट फ्रॉम a drama being good, a drama being well written, a drama being well acted, well directed, चाहे वो ये सब चीजें हो या ना हो, हमारे अर्ली 80 से लेके अर्ली या मिड 90s तक के ड्रामों का हमारी कैरेक्टर डेवलपमेंट पे हम जो आज हैं, जिस तरह आप और मैं दुनिया को देखते हैं, उसमें आप माने या ना माने बहुत बड़ा रोल है। हमारी जनरेशन जो है ना, वो खास तौर पे ब्लेस्ड है या कर्स्ड है, जैसे भी आप इसको लेना चाहें। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू वांट टू टेक इट। व्हाई वी हैव सीन फ्रॉम नथिंग, काला फोन डायल करके 6 दिन लगते थे कनाडा में अगर आपने किसी से बात करनी, ट्रंक कॉल होती थी रात की, सुबह 3 बजे पूरा घर जाग जाता था कि 6 दिन पहले जो कॉल बुक करवाई थी वो अब मिल गई है आपको। उससे लेके आज आपके सामने है सब कुछ। बिल्कुल, ये वो चीजें जो ओरिजिनलिटी का खासा है। अगर आज आपकी पर्सनैलिटी का कोई हिस्सा है, कोई चीज, आपकी बात करने का एक अंदाज है, और आपके उसमें मीडिया का बहुत खामोश लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहा है। भाई आपकी जो, मुझे याद है हमारे घर में जो बातचीत होती थी डाइनिंग टेबल पे हमारे वालिद साहब के साथ, हमारे ददियाल के साथ, उसमें लफ्जों को अदा करना, उसके ऊपर बहुत अहमियत दी जाती थी। आपकी अगर जबान लड़क जाए तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। ये तो चले एक बेस लेवल था ही, क्योंकि टीवी जारी बात है चंद घंटों के लिए, लेकिन जो उसके ऊपर एक रिफाइननेस हुई थी ना, वो मैं समझता हूँ कि हमने अपने टीवी से ली। और ये शफी मोहम्मद से, अब मैं आपको जैसे इन तमाम लोगों को तस्करा हो और राहत काज़मी साहब की बात ना हो, तो मेरा ख्याल से ये डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगा। यार अभी आप कंप्लीट हो सकता ही नहीं है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, अभी रिसेंटली कुछ अरसा पहले, अभी कुछ महीना पहले की बात है, किसी ने मुझसे कहा कि आप डॉक्टर अहमद की याद दिलवाते हैं। याद, मैंने कहा डॉक्टर अहमद कौन? मैंने कहा शायद कोई हमारा दोस्त है आसपास। कहते हैं कि आपने धूप किनारे नहीं देखा? मैंने कहा बिल्कुल देखा है, लेकिन बहुत पहले देखा था। तो मैंने कहा अपराध काजमी है? मैंने कहा हाँ। लेकिन खैर एनीवे, वो द पॉइंट इज कि आज भी लोग उनको याद करते हैं, और जिन्होंने कहा था उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, उनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से था। उसका इम्पैक्ट था। धूप किनारे है ना, मेरे ख्याल से उसका लास्ट सीन, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि पीटीवी की पूरी टीम जो है ना, वो लास्ट एपिसोड बनाने में तन मन धन की बाजी लगा देती थी। वो एक ग्रैंड फिनाली जो होता था ना, वो इतना इमोशनली हाइटेंड, इतना रेलेवेंट, यानी कि 10वीं एपिसोड तक हर चीज खराब हो रही होती थी। आप टीम ये चाहती थी, डायरेक्टर ये चाहता था कि आप एंड प्रिडिक्ट कर पाए नहीं, जबकि आपको पता होता था कि एंड अच्छा ही होगा। हसीना मोइन के ड्रामों का तो ऑब्वियसली एंड अच्छा ही होता है, लेकिन टीम की कोशिश होती थी कि वो आपको पजल रखें 10वीं एपिसोड तक, और फिर 11वीं एपिसोड की शुरू होती कड़ी से कड़ी मिलना शुरू हो जाती थी। कहीं डिस्पेयर, कहीं लॉक्स, कहीं डेड एंड्स आना शुरू हो जाते थे, कि हर कहानी के अंदर जो है ना एक रब्त सा बनता चला जाता था टुवर्ड्स द एंड। अगर आप अगेन एंड देखें, जैसे कि हमने भी बात की थी एंड ऑफ तन्हाइयां, इसका एंड भी बहुत सिमिलर है। आप देखिएगा, आज आप एंड देखिए तन्हाइयों का, और आज आप एंड देखिए धूप किनारे का। अगेन क्लोज अप शॉट्स, बेसिक डायलॉग डिलीवरी, म्यूजिक। तन्हाइयों में
मैं आपको जरा सा याद दिलाता हूँ, मरीना खान फार्म हाउस पे आई हैं, वो राहत काज़मी को एक्सपेक्ट कर रही हैं, लेकिन वो जा चुके हैं in her imagination and she's hallucinating, imagining राहत काज़मी साहब आए और वो आकर के उनको embrace कर रहे हैं, everything's okay. But अब धूप किनारे की बात करें, धूप किनारे की बात कर रहा हूँ मैं, और जब वो आता है, फिजिकली आता है, तो वो हाथ पकड़ लेता है to break that hallucination spell कि नहीं अब मैं physically मौजूद हूँ यहाँ पे, तो that emotional relevance it just picks it up. अच्छा, उसके अंदर फिर वहां पे जो एक और खूबसूरत चीज की डायरेक्टर ने, जैसे ही वो हाथ पकड़ता है, स्लो मोशन एंड देन म्यूजिक, तो वो एक ग्रैंड फिनाले जो है ना, वो एक अमर सा हो जाता है, यानी कि इट बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक अ हिस्टोरिकल एंड। धूप किनारे का एक सीन है जिसमें, अब वो किस का है ये मुझसे मत पूछिएगा, लेकिन उसमें डॉक्टर अहमद और मरीना खान साहिबा वो कहीं सड़क के किनारे पे कहीं पे ऐसे हैं कि दरमियान में कोई हल्का सा खड्डा है, या आप कह लो कि थोड़ी सी वो उतराई है या कैसे है, तो वो डॉक्टर साहब जो हैं वो थोड़ा सा आगे चले गए हैं, तो मरीना खान साहिबा जो हैं वो थोड़ा पीछे खड़ी हुई हैं और वो झिझक रही हैं ऐसे ना कि मैं आगे हूँ या ना, तो डॉक्टर साहब ऐसे पीछे मुड़ते हैं, उनको पता चल जाता है कि वो झिझक रही हैं। अभी उनके दरमियान में जो है वो एक बहुत वो नहीं है, बेतकल्लुफी कैप्चर कर लिया वो, मैं बिल्कुल हो तो गया, वो बात ऐसे करके वो हाथ बढ़ाते हैं, तो वो हाथ को देखती हैं और फिर वो हाथ कहते हैं कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हाँ सर मैं कहता हूँ कि वो क्या करण जौहर होते होंगे या क्या शाहरुख खान वो डिलीवर करते होंगे, यार क्या खूबसूरत सीन है कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। ठीक है सर, और उन्होंने बिल्कुल वो ब्लैंड उसमें कहा कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, लेकिन और पीछे से वो म्यूजिक उठा और वो कमाल। लेकिन वो जो आपने भी बात की ना कि वो मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, अब आप रेलेवेंस देखें, आपने एक बात तो कर दी लेकिन आपने एक रेलेवेंस चेक नहीं की। पूछिए क्या? सर करवा दें चेक फौरन। वो जो सीन है ना मरीना खान और राहत काज़मी का, और वो हाथ पकड़ने का जो एक एपिसोड है, वो बीज बोया था डायरेक्टर ने आखिर के लिए। क्या बात, क्योंकि वही फैज की गजल, रात यूं दिन में तेरी याद आई जैसे वीराने में, उस वक्त म्यूजिक था, एंड में मेरे ख्याल से पूरा गाना उन्होंने हॉलो बोर्ड गिटारिंग अकूस्टिक के साथ जो है वो दिया है, तो वो ऑडियंस को उसी सीन और फिर हाईलाइटेड इमोशन के साथ कैप्चर करता है। तो मैं मानता हूँ आपकी बात कि करण जौहर ये जो भी इमोशंस के साथ काम कर रहे हैं डायरेक्टर्स, हम लोग इस गेम में बहुत आगे थे, बहुत पहले। क्या बात? ये हमारी मेरे ख्याल से बदकिस्मती है कि हम उसको कैरी नहीं कर पाए इन अ वे। आई थिंक वो कहते हैं ना, टीम बिल्डिंग होती है। जावेद अल्लाह साहब की म्यूजिक, फैज की शायरी कहीं कहीं इस्तेमाल हुई, नैयर नूर की उसके अंदर गायकी, राहत काज़मी द ग्रेट की एक्टिंग, आई थिंक इट वाज जस्ट वो 12 मसालों की चाट सी बन जाती है। तो आपके ख्याल में पुराना दौर या नया दौर? सर दोनों। पुराना दौर जो है वो मुझे मेरे ख्वाबों को जिंदा रखता है, और नया दौर जो है वो उसकी बेस पे मेरे ख्वाब बनते हैं, तो इसलिए आई लाइक बोथ ऑफ देम। यादें हैं और नया कल्चर है, सो आई डोंट माइंड। मैं बहुत ज्यादा मोल्डेबल हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ व्हेन इट कम्स टू कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। लेकिन इफ यू रियली हैव टू पुट अ गन टू माय हेड एंड आस्क मी कि नया दौर या पुराना दौर, तो इसमें कोई शक नहीं है रिजवान कि पुराना दौर, और न सिर्फ पुराना दौर बल्कि मैं तो उससे भी थोड़ा सा पुराना होना चाहूंगा। मेरे ख्याल में 60s और 70s that was रफी साहब का दौर। मेरे ख्याल से एक्टिंग उसमें, अच्छा मैं एक बात बताऊं, एक्टिंग इतनी पाई की नहीं थी उसमें, म्यूजिक मीडियम बहुत स्ट्रॉन्ग था। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसमें। मैं 60-70s सिर्फ हम पीटीवी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे, ग्लोबली आप हॉलीवुड उठा लें, आप म्यूजिक में रॉक म्यूजिक सुनता हुआ बड़ा हूँ, मेटल मैंने बहुत सुना एक जमाने में, अब भी सुनता हूँ। 60-70s दौर था उसका कमाल तरीन दौर था। आप इंडियन फिल्म म्यूजिक ले लें,
भाई आप इंडियन जानते ही एक जानते ही है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट इंडियन आर्ट मूवीज ने काया पलट दी थी। आप जानते ही हैं, ठीक है ना। भाई 60 साहब 70 की बात हो रही है, 60 मैं 70 की बात हो अच्छा रही मैं इसमें एक छोटी सी बात यहाँ पे खत्म इख्तिताम से पहले बोलूंगा। राज बब्बर, मैं समझता हूँ कि वो इंडिया का सिनेमा का राहत का आजमी था। उसकी एक्टिंग को अगर आप देखिए, मुझे अब फिल्मों के नाम तो बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन उसकी आप यूट्यूब पे क्लिप देखिएगा 60s एंड 70s की मूवीज के, क्या अदायगी है उसकी। हैवी 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 लोग थे सर, ये हैवी लोग। उसकी बड़ी प्रेजेंस थी। मेरे लिए पुराने दौर के प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मेरे ख्याल से उनकी वैलिडिटी आज उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फी जमाना ये बात साबित हुई है कि जो हार्ड कोर प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनको आप फॉलो करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल और कमर्शियली सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही है। लेकिन अगर आप अपनी रविश को भूल जाएंगे, आप इंग्लिश और उर्दू का एक हौच पौच बना देंगे, आपके अंदर एक ठहराव नहीं होगा, एक वक्फा नहीं होगा, तो जो एक प्रोडक्ट आएगा ना, वो नया दौर की एक इंतहाई बेढंगी मिसाल के तौर पे सामने आएगा। तो इस वजह से मैं ये कहूंगा, पुराने दौर से जो हम सीखना चाह रहे हैं उसको अगर इम्प्लाई करें तो नए दौर के अंदर पोटेंशियल